अब देखो न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हमने, चैप्टर नंबर 9 एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा इसके साथ एक पॉइंट और जोड़ना, एंड अकाउंट्स फॉर प्रोफेशन प्रोफेशनल, यानी कि पेशेवर व्यक्तियों के खाते, पेशेवर व्यक्तियों के खाते। लिख लिया? अब बताओ नॉर्मली हम बिजनेस चलाते हैं तो हमारा टारगेट क्या होता है, गोल क्या होता है? प्रॉफिट कमाना, ठीक है, सबसे ज्यादा लाभ कमाना, प्रॉफिट कमाना। तो हमारा मेन एम क्या होगा? प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। लेकिन ये आज अपन जिन बिजनेस की बात करें ना, उनका नाम है क्या? देखो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब गैर व्यापारिक संस्थाएं। ऐसी संस्थाएं जिनका टारगेट जो होता है ना वो प्रॉफिट कमाना नहीं है, सेवा देना है, सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करते। इनका मेन टारगेट क्या होता है काम करने का? सर्विस प्रोवाइड करना, समाज की सेवा करना, ठीक है। तो वो सारे ऑर्गेनाइजेशन जिनका काम प्रॉफिट कमाना नहीं होगा, जिसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होगा? सर्विस प्रोवाइड करना, सेवाएं देना, उन सारे ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलेंगे? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एग्जांपल्स लेते हैं अपन। फर्स्ट, स्कूल। क्या स्कूल का काम प्रॉफिट कमाना है? अभी कोरोना टाइम में मत देखो आप, है ना, कि सर पैसे मांग रहे। नॉर्मली इनका काम क्या है पता है? सर्विस प्रोवाइड करना। ये एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करते हैं, शिक्षा देने के लिए काम करते हैं, समझ गए? तो इनका मेन टारगेट होता है शिक्षा प्रदान करना। इसके साथ अगर अपन देखें हॉस्पिटल्स, अस्पताल, बताओ हॉस्पिटल का काम क्या होता है? प्रॉफिट कमाना या सर्विस देना? पेशेंट का ट्रीटमेंट करना, सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है। इनके अलावा अगर हम बात करें क्लब्स की, क्लब होते हैं बहुत सारे, जैसे 50-60 जनों का एक क्लब है। ये हर साल क्या करते हैं? कुछ फीस चार्ज करते हैं, मिनिमम फीस, किनसे? अपने सदस्यों से। जैसे सपोज कीजिए 50 मेंबर हो गए, ये इसलिए समझा रहा हूं ज्यादातर अपन इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। 50 मेंबर है किसी क्लब में, हर एक मेंबर को हमने बोल दिया आपसे 1000 रुपीज चार्ज करेंगे पूरे एक साल के, और उसमें आपको क्या क्या फैसिलिटीज दी जाएगी? हर सप्ताह यानी संडे संडे को हम क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइजेशन कराएंगे, जिसमें आप आके पार्टिसिपेट कर सकते हो हर संडे को। हो सकता है इसके अलावा और कोई प्ले यानी कोई गेम वगैरह हम खिलवाएं, जिसमें आप जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, समझ गए? तो इस टाइप के जो क्लब होते हैं ये अपने मेंबर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इनका भी काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, सिर्फ सुविधाएं प्रदान करना या फिर सर्विस प्रोवाइड करना है। किनको? अपने मेंबर्स को। तो ये भी किस में आते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, ठीक है। तो ऐसे सभी ऑर्गेनाइजेशन या संस्थाएं जिनका प्रॉफिट कमाना ऑब्जेक्ट नहीं होगा, जिनका ऑब्जेक्ट क्या होगा? सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है, सेवाएं प्रदान करना, उस चीज को अपन क्या बोलेंगे? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब दूसरी बात आती है, एक तो इनके हम अकाउंट्स देखेंगे किस तरीके से बनाए जाते हैं। अच्छा, जो प्रॉफिट कमाती है ना संस्थाएं, जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाते हैं, वो कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं? 11th क्लास में पढ़ रखा आपने? 11th वाला तो सर पूछो ही मत आप। 11th क्लास में हमने पढ़ा था, आपको याद है हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, अंतिम खाते। अंतिम खातों में फाइनल अकाउंट्स में कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा अकाउंट कौन सा होता है? जिसे अकाउंट नहीं बोलते, एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है, बैलेंस शीट। ये हम तीन चीजें बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट और पी एंड एल अकाउंट दोनों का ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट कैलकुलेट करना। हम ये जानना चाहते थे कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया या फिर हमें कितने का लॉस हुआ, ठीक है। इसलिए हम क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं। इससे तो ग्रॉस प्रॉफिट पता चलेगा या ग्रॉस लॉस, और जब पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं तो इससे हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता चलता था, ठीक है। ये जो ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट की बात करें, ये वो ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होता है। क्या ऑब्जेक्ट होता है जिनका? प्रॉफिट कमाना। तो ये सारे उन बिजनेस की बात करें जिनका ऑब्जेक्ट क्या होगा? प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। लेकिन अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं, क्या इनका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करना होता है? नहीं, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्विसेज प्रोवाइड करना। इसलिए ये जो बिजनेस है ये कुछ भी प्रिपेयर नहीं करेंगे इसमें से, ठीक है। ये इनकी जगह क्या बनाएंगे? ये स्पेशल कुछ अकाउंट्स बनाते हैं, अभी उसको डील करते हैं क्या क्या अकाउंट्स बनाएंगे। बट उससे पहले आप समझते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब तो समझ गए आप क्या क्या होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स में क्या क्या आ गए? स्कूल्स, हॉस्पिटल, क्लब्स एक्सेट्रा। अब बात कर रहे हैं अकाउंट्स फॉर प्रोफेशनल। ये कौन होते हैं? प्रोफेशनल, पेशेवर व्यक्ति,
जैसे डॉक्टर, बताओ डॉक्टर क्या गुड्स खरीदता और बेचता है क्या? नहीं, वो क्या करता है? वो सर्विस प्रोवाइड करता है। समझ गए? एक सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या गुड्स खरीदता और बेचता है? नहीं, वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है, यानी कि सलाह देता है, एडवाइस देता है। ठीक है, तो ये जो सारे लोग होते हैं जिनका काम जो होता है वो सर्विस प्रोवाइड करना है अपने किसको? कस्टमर्स को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वकील की बात करें, एडवोकेट, ये कौन है? ये क्या करता है? गुड्स बेचता है क्या? ये भी क्या करेगा? एडवाइस देगा। किनको? अपने क्लाइंट्स को या कस्टमर्स को। ठीक है, तो ऐसे लोग जो गुड्स खरीदते और बेचते नहीं है, जिनका मेन काम क्या होता है? अपने प्रोफेशनल एबिलिटी के आधार पर, अपनी पर्सनल एबिलिटी के आधार पर हम किसी को एडवाइस दे सकते हैं। जैसे एडवोकेट, उसने बहुत मेहनत करके पढ़ाई करी, बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा किया, उसके बाद एडवाइस दे रहा है। डॉक्टर बहुत सारी पढ़ाई करके आया है। ठीक है, तो जो हाई स्किल्ड पर्सन होते हैं, अच्छी खासी पढ़ाई करके वेल एजुकेटेड पर्सन होते हैं, और वो क्या काम करते हैं? गुड्स खरीदने और बेचने का नहीं, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना, एडवाइस प्रोवाइड करना। ठीक है, सीए क्या करता है? एडवाइस देता है, कंसल्टेंसी देता है। ठीक है, तो ये सारे जो लोग होते हैं वो किस में आते हैं? प्रोफेशनल्स में। ये लोग भी जो है इनका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो होता तो वैसे प्रॉफिट कमाना है, लेकिन ये इनकी अकाउंटिंग इसके बेस पे नहीं करेंगे अपन। क्योंकि इसके अंदर अगर ध्यान से देखें ना आप, ट्रेडिंग और पी&एल अकाउंट, इसमें हम क्या करते हैं? गुड्स परचेज और सेल के एंट्रीज करते हैं। मेनली माल खरीदना और बेचना और कितना प्रॉफिट कमाए वो देखते हैं। लेकिन ये जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, ये ना तो माल खरीदेंगे और ना माल बेचते हैं। समझ गए? तो इनके लिए भी हम जो अकाउंट्स बनाएंगे ना, वो भी हम इस चैप्टर के अंदर डील करेंगे। तो इस चैप्टर में दो लोगों के बारे में पढ़ेंगे हम, दो ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। एक तो वो जिनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सर्विस प्रोवाइड करना, और दूसरे वो ऐसे लोग जो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, एडवाइस प्रोवाइड करते हैं, गुड्स खरीदते और बेचते नहीं है। ठीक है, यानी प्रोफेशनल लोग। यहां तक पॉइंट क्लियर है? चलिए, अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो एनपीओ में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें मेनली कितने प्रकार के अकाउंट्स बनाए जाते हैं? एनपीओ में अकाउंट्स कौन कौन से मेंटेन किए जाएंगे? तो सबसे पहले यहां पर जो अकाउंट मेंटेन किया जाएगा वो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसे हिंदी में हम कहेंगे प्राप्ति व भुगतान खाता। ठीक है, दूसरा अकाउंट ये बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं आय व्यय खाता। और तीसरा ये बनाते हैं बैलेंस शीट। क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। ये तीन अकाउंट अपन इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होता, स्टेटमेंट होता है। दो तो हम इसमें अकाउंट पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे कि बैलेंस शीट के अंदर वो क्या क्या चीजें शो करेगा। बैलेंस शीट वैसे आप पार्टनरशिप में पढ़ चुके हो, वही बैलेंस शीट है। क्या होता है बैलेंस शीट में? बिजनेस की एसेट्स एंड लाइबिलिटी शो की जाती है। ठीक है, उसके लिए अब देखो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जरूर है, ये प्रॉफिट कमाना इनका उद्देश्य नहीं है, इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, सर्विस देना है। लेकिन ये भी तो चाहते हैं ना कि साल के एंड में इन्हें ये पता रहे कि कितनी एसेट्स है या कितनी लाइबिलिटीज है इनके पास में। समझ गए? तो ये भी ये जानना चाहेंगे कि साल के एंड में इनके पास कितनी एसेट्स होगी और कितनी लाइबिलिटीज होगी। पहली चीज तो ये इसके लिए बनाता है बैलेंस शीट। दूसरी चीज ये भी जानना चाहेंगे कि इनके पास में पूरे साल के दौरान कितनी कैश आई, यानी रिसिप्ट कितनी हुई, और कितनी कैश इनके यहां से गई। ठीक है, कैश के साथ में मैं बैंक वर्ड भी यूज ले सकता हूं। बैंक से कितना पैसा आया, ठीक है, और बैंक के बाद बैंक से कितना पैसा गया। इन दो चीजों की जानकारी भी रखना चाहेंगे। जो मेन मेन इंफॉर्मेशन होती है ना, जो ये मेंटेन करके रखते हैं, वो कौन कौन सी मेंटेन करके रखते हैं? एक तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में, जिसके लिए बनाते हैं बैलेंस शीट। दूसरा इंफॉर्मेशन मेंटेन करके रखते हैं बैंक और कैश में कितनी रिसिप्ट हुई, यानी कितने पैसे आए, और कैश और बैंक से कितना हमने पेमेंट किया। ठीक है, इन दोनों को बनाने के लिए जो अकाउंट बनाते हैं वो होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, तो कैश और बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन हम कहां लिखेंगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट में। और दूसरा भी हमने क्या बोला? एसेट्स एंड लायबिलिटीज के लिए हमने क्या बना दिया? बैलेंस शीट। अब बच जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जो बिजनेस जिनका मेन मोटिव, उद्देश्य क्या होता है? प्रॉफिट कमाना, वो बिजनेस बनाते हैं ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट, और उससे वो जो निकलता है उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। लेकिन ये जो बिजनेस है, क्या ये भी प्रॉफिट कमा सकते हैं क्या? प्रॉफिट तो इनको भी हो सकता है।
सपोज कीजिए मैं एक क्लब का एग्जांपल लेता हूं। एक क्लब है जिसके 1000 मेंबर है। कितने मेंबर है? 1000। और हर एक मेंबर से ये पूरे एक साल के लिए 100 रुपए चार्ज करते हैं। अब देखो 100 रुपए बहुत ही मिनिमम अमाउंट है, एक साल की 100 रुपए फीस, ठीक है। इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं अपने मेंबर्स को। तो इनके पास टोटल पैसा आ कितना जाएगा? 1 लाख रुपए एक साल का। अब मैंने कहा 1 लाख रुपए इनके पास आ गया, इसमें से कुछ एक्सपेंस करते हैं, खर्चा करते हैं। अब खर्चा क्या क्या करते हैं? जैसे इन्होंने एक संडे संडे को ये जो मैच वगैरह करवाते हैं, इसके लिए मैंने कहा इनका खर्चा हो गया सपोज कीजिए 20,000 का पूरे साल में, ठीक है। ये एक एग्जांपल ले रहा हूं। फिर मैंने कहा इनके लिए चाय नाश्ते की भी व्यवस्था की जाती है, रिफ्रेशमेंट का खर्चा, उसमें मैंने कहा 10,000 का वो खर्चा हो गया। इसने एक बिल्डिंग ले रखी जिसका रेंट पे करते हैं, सपोज कीजिए 30,000 रेंट पे कर दिया। कुछ इनको अपने यहाँ पर एम्प्लॉयज रखने पड़ते हैं, ठीक, कुछ वर्कर भी तो होंगे, खाली एक आदमी थोड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलाएगा, उनको सैलरी भी तो देनी पड़ेगी। तो मैंने कहा उन्होंने सैलरी दे दी उसको 20,000। ये सब हमारे खर्चे हो गए। और अब ध्यान से देखो, मेरे पास टोटल पैसा आया था 1 लाख, हमने खर्चे टोटल मिला के कितने कर दिए? 80,000 का हमने खर्चा कर दिया। तो क्या हमारे पास में कुछ पैसा बच गया? कितने रुपए बच गए? 20,000। ये 20,000 इनके लिए एक तरीके से प्रॉफिट माना जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस प्रॉफिट को कोई बांटता नहीं है, कोई घर नहीं ले जाते, इस प्रॉफिट को वापस ये ऑर्गेनाइजेशन में लगा देते हैं ताकि अपने मेंबर्स को और अच्छी सुविधाएं दी जाए। समझ गए? अब बात आती है कि सर इनका काम तो प्रॉफिट कमाना है ही नहीं, तो फिर आप इसको प्रॉफिट का नाम दे रहे हो तो चीज गलत हो जाएगी। इसलिए हमने इसका नाम चेंज किया। एनपीओ के अंदर प्रॉफिट जो होता है उसका नाम इन्होंने रख दिया सरप्लस। सरप्लस यानी कि होता आधिक्य, आधिक्य मतलब एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा क्या आपके पास में बचा, ठीक है। ये अगर लॉस होता तो, मैंने कहा खर्चा जो इन्होंने किया ना, सैलरी दे दी 70,000 रुपए की, ठीक है। अब ध्यान से देखो, टोटल पैसा 1 लाख आया, इन्होंने खर्चा कितना किया? 70 और 30 31, तो इन्होंने टोटल 1,30,000 रुपए का खर्चा कर दिया। अब देखो पैसा आया था 1 लाख ही, खर्चा हो गया 1,30,000, तो उल्टा ये 30,000 माइनस में चले गए। ये जो 30,000 है ये एक तरीके से होना क्या चाहिए? लॉस। लेकिन हमने कहा कि एनपीओ जो है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये प्रॉफिट एंड लॉस नाम यूज में नहीं लेते। प्रॉफिट है तो उसको क्या बोलेंगे? सरप्लस, और अगर लॉस है तो उसको ये क्या बोलेंगे पता है? उसको बोलेंगे डेफिशिएंसी, जिसका हिंदी में मतलब होता कमी, आधिक्य और कमी। ज्यादा है हमारे पास में, प्रॉफिट बच गया तो उसको बोलेंगे सरप्लस, और अगर माइनस में आ जाता है अमाउंट तो इसको क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी। क्लियर है पॉइंट? यस, सिर्फ नाम चेंज है, प्रॉफिट का नाम सरप्लस रख दिया और लॉस का नाम इन्होंने डेफिशिएंसी रख दिया। अब ये सरप्लस और डेफिशिएंसी कैसे पता चलेंगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट से तो ये पता चलेगा कितना पैसा आया और कितना गया, ठीक है। ध्यान देना एक चीज, कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, क्या इससे आप प्रॉफिट निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते। सिर्फ पैसा आने का मतलब इनकम हो गई क्या? मैं आपको 10 लाख रुपए दे रहा हूं, मैंने कहा 4 महीने तक अपने पास में रखना, लोन दे रहा हूं मैं आपको। अब बताओ, आपको 10 लाख रुपए का मैंने लोन दिया तो क्या आपकी इनकम हो गई? लेकिन पैसा तो आपको प्राप्त हुआ, रिसिप्ट तो हुई, तो क्या आप इसको इनकम मान लोगे क्या? नहीं। तो सिर्फ हमेशा याद रखना 11th क्लास के कॉन्सेप्ट है। मैं मान के चल रहा हूं 11th क्लास में आपको कुछ नहीं आता है ना, वैसे मानने की जरूरत भी है ना। तो अच्छा, एक चीज और क्लियर करना, ये जो चैप्टर है ना, इसमें आपके 11th क्लास के कॉन्सेप्ट ही है सारे के सारे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मुझे आपको पहले 11th का बेसिक ही समझाना पड़ेगा जो अभी हम कर रहे हैं। तो 11th का बेसिक अच्छे से आना चाहिए तब ये चैप्टर आएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी अपने, ठीक है। तो 11th के बेसिक कॉन्सेप्ट साथ साथ में क्लियर भी करते रहना। अब मैं बात कर रहा हूं कि सिर्फ पैसा प्राप्त होना, रिसिप्ट होने का मतलब ये नहीं कि आपकी इनकम हो गई, समझ गए? कैश आने का मतलब ये नहीं इनकम हो गई। तो यहां तो हम सिर्फ ये लिखते हैं पैसा आया कितना, वो इनकम नहीं है। हमें वास्तव में देखना है कि इनकम और एक्सपेंस क्या है, जो जिसके लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे? सरप्लस या डेफिशिएंसी। और सरप्लस और डेफिशिएंसी कहां से निकलेगा? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट से। यहां से हम कैलकुलेट करेंगे सरप्लस या फिर डेफिशिएंसी। ये पॉइंट क्लियर है? तो इसलिए हम 3 अकाउंट्स यहां पर प्रिपेयर करते हैं, 2 अकाउंट्स और एक स्टेटमेंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिससे ये पता चलेगा कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, ठीक है। तो नेट हमारे पास कितना पैसा बचा है। फिर हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इससे हमें पता चलेगा कि बिजनेस में कितना सरप्लस है और कितने डेफिशिएंसी है। और तीसरा हम बनाते हैं बैलेंस शीट, जहां पर हम ये देखेंगे कि एसेट्स कितनी और लाइबिलिटीज कितनी है। यहां तक पॉइंट क्लियर है?
पक्का? अब आपको ये चीज लिखनी है कि ये कितने अकाउंट्स मेंटेन करेगा। कॉपी में उतारो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। एनपीओ के अंदर मेन इनकम के सोर्स क्या क्या होते हैं पता है आपको? हम बात कर रहे हैं इनकम के सोर्स की अब। ठीक है, इनकम क्या क्या हो सकती है, अब एक एक करके इन इनकम को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये सारी चीजें आप इन 3 अकाउंट्स में पढ़ने वाले, 2 अकाउंट्स और एक स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, कि क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट में आएगा, क्या इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा, यही सारी चीजें अब आने वाली। अगर हम इनकम की बात करें तो एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की इनकम का सबसे बड़ा सोर्स जो होता है वो होता है सब्सक्रिप्शन। क्या होता है? सब्सक्रिप्शन, यानी कि चंदा। सुना है? अपने मेंबर से हर साल जो चार्ज करते हैं, ठीक है, उसी को अपन बोलते हैं सब्सक्रिप्शन या फिर चंदा। ठीक है, कहने को तो ये चंदा होता है, लेकिन वास्तव में ये हर साल रिसीव करते हैं, और तभी तो इनको क्लब को चलाना है। अब ये अगर क्लब को चलाएंगे तो पैसा आएगा, तभी तो क्लब चलेगा। ठीक है, तो हर साल ये कुछ ना कुछ रिसीव करेंगे, किससे? अपने मेंबर से, जिसको हम क्या बोलेंगे? चंदा। दूसरा इनके पास में, यस, दूसरा सबसे बड़ा सोर्स इनके पास होता है डोनेशन। अब ये डोनेशन कहां से आ गया? दान। इनका काम क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना। पता है, ये बहुत बड़े बड़े लोगों के पास में भी जाते हैं, या गवर्नमेंट के पास में जाते हैं और कहते हैं कि साहब देखिए हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, हम समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, तो आप हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन को दान दो। ठीक है, इनको हैवी हैवी दान भी मिलते हैं, मालूम है आपको? 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का, जितना बड़ा आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जितना बड़ा आपका काम है, उसी हिसाब से आपको दान भी देते हैं। तो गवर्नमेंट इनको दान दे सकती है, और दूसरा प्राइवेट सेक्टर के जो लोग होते हैं, जो बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं, वो भी इनको क्या करते हैं? दान देते हैं। तो इनकी इनकम का मेन सोर्स और क्या जाता है? दान, डोनेशन। ठीक है, तीसरा इनके पास में, तो देखो मेनली तो ये 2 ही चीजें होती हैं, इसके अलावा जो भी हम पढ़ेंगे वो सब छोटी मोटी चीजें, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। हमने कोई एसेट्स बेची और उसको बेचने से हमें प्रॉफिट हो गया, इनकम है। 10 लाख की चीज थी, मैंने 12 लाख रुपए में बेच दी, तो 2 लाख रुपए का मुझे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो ये भी इनकम का सोर्स है। और इनकम का सोर्स क्या हो सकता है? कभी कभी आप सेल ऑफ स्टोर्स और कंज्यूमेबल स्टोर। कंज्यूमेबल स्टोर क्या मतलब था? कंज्यूमेबल स्टोर का आपको अपने मेंबर्स को फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है ना। सपोज कीजिए एक ऐसा क्लब है जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, अपने सारे मेंबर्स को स्पोर्ट्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ये। ठीक है, जैसे क्रिकेट खिलवाना, फुटबॉल वगैरह खिलाना, ये सब चीजें। अब साल के एंड में इसके पास में कुछ ऐसे बैट पड़े थे या बॉल पड़े थे जो खराब हो गए, ये इसने मार्केट में क्या कर दिया? सेल कर दिया। ठीक है, तो ऐसी चीजें जो ये बिजनेस में यूज लेते हैं, उनको हम बोलते हैं कंज्यूमेबल स्टोर। बैट बॉल, फुटबॉल के लिए एक वो बॉल होगी बड़ी वाली, समझ गए? ये सब खराब होते हैं, तो इनको अगर ये सेल कर देते हैं तो सेल करने से पैसा आता है, ये भी इनकम का इनका एक क्या हो गया? सोर्स हो गया। इसके अलावा और क्या हो सकता है? एक इनके पास में एक बहुत अच्छा वर्ड है, लेगेसीज, जिसे हम बोल सकते हैं विरासत। ये क्या है? कई लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है, और उन ऑर्गेनाइजेशंस के नाम अपनी सारी विरासत कर देते हैं। तो जरूरी नहीं सारी करे, हो सकता है कुछ विरासत भी कर दे, और सीधे लिख के चले जाएं कि जब मैं मरूंगा तो मेरे मरने पर ये घर इस ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया जाए। तो उसने विरासत में क्या दे दिया? अपना घर किसको दे दिया? क्लब को, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, तो वो जो चीज होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? लेगेसीज। क्लियर हुआ पॉइंट? और क्या क्या हो सकता है? तो देखिए हैवी हैवी जो चीज है, एक तो सब्सक्रिप्शन हो गया, एक डोनेशन हो गया, एक लेगेसी हो गया, और सिक्स, अब ये न्यूज़पेपर वगैरह खरीदते हैं, है ना, न्यूज़पेपर खरीदेंगे तो जो रद्दी न्यूज़पेपर आते हैं उनको ये सेल भी तो करते हैं, हम भी करते हैं घरों के अंदर। सेल करने से जो पैसा आता है वो भी इनकी इनकम का सोर्स है। तो क्या लिख सकते हैं? सेल ऑफ न्यूज़पेपर। ये देखो एक्सपेंस भी बन जाएगा, इसके लिए जो हम पे करेंगे वो खर्चा बन गया, और इनको बेचा तो पैसा है, तो क्या बन गया? इनकम बन गया। सेल ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स एक्सेट्रा ईटीसी। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल पढ़े हैं, बाकी और जैसे जैसे हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आते जाएंगे अपन और समझते जाएंगे। ठीक है, तो ये इनके इनकम का क्या हो गया? मेन सोर्स। अब कुछ एक्सपेंस की भी बात कर ले। एक्सपेंस में क्या क्या चीजें हो सकती है जो ये करेंगे? एक्सपेंस, अच्छा इनकम में एक चीज और है, कई बार क्या होता है इन क्लब के पास में पैसा पड़ा होता है, फालतू पड़ा है,
इनको लगता है कि फ्यूचर में 2-3 साल तक ये पैसा तो हमें यूज में ही नहीं लेना, तो पता है इस पैसे को करते क्या है, ये कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं या किसी को लोन दे देते हैं, ठीक है, ताकि इनको इनकम प्राप्त होती रहे, है ना। अगर हमें किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास फालतू पैसा पड़ा है, मैं किसी कंपनी के शेयर खरीद लूंगा, ताकि मुझे हर साल कंपनी से डिविडेंड मिलता रहे, लाभांश। कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, प्रॉफिट का एक शेयर वो क्या करेगी, आपको देगी। या मैंने किसी को लोन दे दिया, तो उस लोन के ऊपर मुझे इंटरेस्ट भी मिलेगा, ब्याज मिलेगा, तो ये भी आपकी इनकम का सोर्स हो गया, है ना। तो क्या हम कह सकते हैं, हमें इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पड़े हमारे पास में, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी इनकम आ रही, डिविडेंट आ रहा है, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट आ रहा है और डिविडेंट आ रहा है, एक्सेट्रा, ठीक है। अब एक्सपेंस की बात करें तो बताइए एनपीओ के मेन एक्सपेंस कौन कौन से हो सकते हैं। इसके एक्सपेंस में आ सकता है रेंट, किराया दिया, बिल्डिंग चाहिए होगी, किराए पर बिल्डिंग लेंगे, रेंट पे करेंगे, बहुत सारे एम्प्लॉइज को रखेंगे तो सैलरी भी पे करनी पड़ेगी इनको, है ना। बिजली का खर्चा आएगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। हो सकता है कई बार इन्होंने लोन भी लिया हो मार्केट से, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, है ना। तो क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा, ब्याज का भुगतान करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन। और क्या हो सकता है एक्सपेंस में, बताओ एक। हाँ, कौन सा, सेल ऑफ स्टोर्स, हाँ, यस, आ सकता है, यानी कि न्यूज़पेपर एंड मैगजीन एक्सपेंस। अब हम हर साल न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन करा रखा है, तो वो हर महीने के एंड में आ जाता है ना, पता है, पैसे लेने के लिए पर्ची लेके, साहब इस महीने का इतना हुआ, 130 रुपए, 150 रुपए, वो क्या हो गया, मान लिए न्यूज़पेपर एंड मैगजीन का एक्सपेंस हो गया। और बताओ, कंज्यूमेबल स्टोर्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स, ये क्या होता है। अभी हमने यहाँ क्या पढ़ा था कि हम एक क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब है, तो हमारे पास में हम बैट खरीदेंगे, बॉल खरीदेंगे, है ना, जिसका हम रोज रोज यूज लेते हैं, तो ये हमारे लिए कंज्यूमेबल स्टोर्स हो जाता है। यानी कंज्यूमेबल का मतलब होता है उपभोग योग्य सामग्री, जिसका हम यूज लेते हैं बिजनेस के अंदर, ठीक है। और क्या हो सकता है, जैसा भी इन्होंने बोला, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा हो सकता है, होता है ना, फोटोकॉपी वगैरह करा ली, पेन पेंसिल भी चाहिए होते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इनके, ठीक है, और भी है बहुत सारे, तो और जैसे जैसे आते रहेंगे हम पढ़ते रहेंगे उनको, ठीक है। यहां तक उतारो।